कई बार लॉस में चले जाते हैं और उसका भी हमें जानकारी नहीं होता। तो इसमें आपको ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि दुनिया में कोई भी चीज खरीदता है तो देखो एक्चुअल में क्या बिकना चाहिए और बिकता क्या है। दुनिया में एक्चुअल में बिकना चाहिए लोगों की नीड, लोगों की जरूरत, लेकिन एक्चुअल में बिकता क्या है? एक्चुअल में बिकता है लोगों की फीलिंग। आपको शर्ट की जरूरत है, शर्ट खरीदने गए और एक पर्सन आया, सेल्स वाला पर्सन, और बोला कि देखो ये शर्ट पहनने से आप शाहरुख खान लगोगे, और एक्चुअल में आप जो हो उसकी बात को मान जाते हो और वो महंगा सा शर्ट खरीद लेते हो। जो आपका काम 300 रुपए में चल सकता था, 3000 में आपने किया। और इसका कारण क्या हुआ कि आप उनकी बातों में आ गए और आप उनकी फीलिंग के को अपने दिल से जोड़ लिया। और एक्चुअल में डिसीजन आपने कहां से लिया? दिल से लिया। यानी कि नीड क्रिएट होता है दिमाग में, लेकिन डिसीजन लिया जाता है दिल में। तो अभी मेरा फिर से आपसे क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई आपको चैट में देना है। सेल्स एंड नेटवर्किंग ये साइंस है या आर्ट है? आप चैट बॉक्स में जाके आप रिप्लाई लिख सकते हैं। क्या सेल्स साइंस है या सेल्स आर्ट है? आपका रिप्लाई मैं देखना चाहता हूं। और मेरे से अगर रिप्लाई पूछेंगे तो इट्स अ 50-50। सेल्स जो है 50% साइंस है एंड 50% आर्ट है, जो मैं आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन में धीरे धीरे करके समझाऊंगा कि कैसे ये एक साइंस है और कैसे ये एक आर्ट्स है। ठीक है। सेल्स इज ए स्किल विच कैन बी नर्चर्ड। सेल्स जो है कोई भी बचपन से सीख के नहीं आता कि सामान को कैसे प्रमोट करते हैं, या नेटवर्किंग एक स्किल है लोगों से कैसे बात करना होता है। ये हम धीरे धीरे नर्चर करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्शन वी हैंडल। यानी कि जीवन में अगर प्रॉब्लम नहीं आएगा तो हम सीखेंगे नहीं। अगर ऊपर वाले ने पेट नहीं दिया होता तो हम खाना भी नहीं खाते और मेहनत भी नहीं करते। तो हम मेहनत करते हैं और ज्यादा चाहत रहती है तो ज्यादा मेहनत करते हैं। और जब पैसे नहीं कमाते हैं तो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और जो जितना ज्यादा रिकवर करना सीखता है वो उतना ही बड़ा अमीर बनता है। यानी कि ऑब्जेक्शन एंड ऑब्स्टेकल आर पार्ट ऑफ लाइफ। और सेल्स एक ऐसा स्किल है जो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं लोगों से बात करके, लोगों के साथ काम करके, फील्ड में रह के। यानी कि घर में रह के किताबी ज्ञान से आप सारा काम नहीं कर सकते, फील्ड में आपको निकलना ही पड़ेगा। लुक एट क्लोजिंग फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अगर आप किसी के पास गए और बोले कि मेरा राइस ब्राइन ऑयल ले लो या मेरा वाटर प्यूरिफायर या एयर प्यूरिफायर ले लो, लेकिन उस प्रोस्पेक्ट के माइंड में क्या चल रहा होगा? क्या ये प्रोडक्ट मुझे रियली रिक्वायर्ड है? क्या ये दूसरे कंपनी जो बेच रहे हैं कंपटीटर, उससे जरा ठीक है? ये मैं बाद में भी ले सकती हूँ, घर शिफ्ट करने के बाद भी तो वाटर प्यूरिफायर लगा सकते हैं। ठीक है। क्या ये कंपनी गारंटी वारंटी देगी? ठीक है। व्हाट विल माय फ्रेंड थिंक इफ आई बाय फ्रॉम दिस आइटम। मेरा दोस्त क्या सोचेगा जो पहले से ही इस तरह की कंपनी का प्रोडक्ट बेचता है, उससे ना खरीद के मैं इनसे खरीदूं? तो 3-4 क्वेश्चंस आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में आता है जब आप अपना बिजनेस प्रपोजल या कोई प्रोडक्ट प्रपोजल किसी के पास लेके जाते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है? जनरली हम क्या करते हैं, ले लीजिए न सर, हम नीड फॉर अप्रूवल हाई करते हैं और वो इस चीज को देख लेता है कि इसी पर्सन का फायदा है और वो एग्जिट कर जाता है और आपसे कन्नी काट लेता है। इसका जगह अगर आपने वैल्यू बनाना सीख जाए और परसीव्ड वैल्यू किसी के माइंड में डालना सीख जाए, अगर किसी को ये बिलीव दिखा दे कि वो 1 लाख जो खर्च कर रहा है उसके बदले उसको 5 लाख वैल्यू का फीलिंग या प्रोडक्ट या चीज मिल रहा है, तब वो ऑटोमेटिकली आपसे परचेस करेगा। कॉमन मिस्टेक जो नेटवर्क मार्केटिंग एंड सेल्स में लोग करते हैं, उस चीज को आप देखिए और उस चीज को आप समझिए। जैसे ही किसी के पास जाते हैं, और क्या चल रहा है घर में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम लोगों का ध्यान प्रॉब्लम की तरफ ले जाते हैं। हम तो बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इससे हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है ना, मंकी माइंड है, वो एक्चुअल में जिस चीज के बारे में आप पूछते हैं उसके बारे में जाके खो जाता है। तो आप जैसे ही बोलते हैं किसी से कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो आप वो अपने बिजनेस के सारे प्रॉब्लम को गिनाने लगेगा। धंधा तो ठीक नहीं चल रहा है, कोरोना आने के बाद ये हो गया वो हो गया, खर्चे को कम करना पड़ रहा है। अब उसके बीच में अगर आप बोलेंगे एयर प्यूरिफायर ले लो, वाटर प्यूरिफायर ले लो, तो वो बोलेगा कि एज इट इज मैं माइनस में हूं और माइनस नहीं होना चाहता। यानी कि हाउ इज योर लाइफ और एंड हाउ इज योर बिजनेस, गलत क्वेश्चन है। अगर हम किसी के पास बिजनेस प्रपोजल या प्रोडक्ट प्रपोजल लेके जा रहे हैं, हमें लोगों के माइंड में बिग पिक्चर लेके जाना है। तो हाउ इज बिजनेस गोइंग के जगह तुम आपको
उसका रिवर्ट क्वेश्चन पूछना है मिलता जुलता, कि देखो इंडिया कितना प्रोग्रेस कर रहा है, हर कोई तेजी से बढ़ रहा है, 101 स्टार्टअप आ चुके हैं जो 8,000 करोड़ से बड़ी की कंपनी है। इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी बना रहा है। मैं चाहता हूं तुम्हारी कंपनी भी यूनिकॉर्न बने, तुम भी एक नया आइडिया बाजार में लाओ, बताओ अभी कैसा रहेगा कि अगर तुम्हारा यूनिकॉर्न बने और हम लोग मिलकर पार्टनर बने। यानी कि लोगों के माइंड को आपको प्रोग्रेसिव की ओर लेके जाना है, प्रॉब्लम की ओर लेके नहीं जाना है। यानी कि आप लोगों से आज से बात करेंगे तो नेगेटिविटी, नेगेटिव पिक्चर से आपको लोगों के माइंड को दूर रखना है। तो सबसे बड़ा मिस्टेक आज आपको समझ आ गया होगा कि बातचीत में हम कनेक्ट होने के चक्कर में लोगों की प्रॉब्लम को खोदते हैं और उसमें पैसा निकालने की कोशिश करते तो नहीं निकाल पाते। When can I meet with you? जब हम लोगों से ऐसा पूछते हैं कि मैं आपसे मिलूंगा कब या कब हम मिल सकते हैं, तो अगर हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला तो लोग उसका रिप्लाई भी ओपन एंडेड ही दे देते हैं कि जब टाइम होगा मैं बता दूंगा। उसका जगह आज के बाद, ये मिस्टेक्स में मैं आपको बता रहा हूं, आपको अगर किसी से बात करना है तो क्लोज एंडेड 2 ऑप्शंस की तरह पूछना है। अगर मुझे संडे को आपको शाम को 4 बजे मिलना है तो मैं आपको बोलूंगा मंडे या ट्यूसडे को कॉल कर रहा है, कैसे है, घर में सब कुछ ठीक है, आपका बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा होगा, आप कब मिल सकते हैं, सैटरडे या संडे। लोग अवॉइड करने के लिए सेकंड ऑप्शन ही चूज करते हैं जनरली, तो वो संडे बोलेगा। ठीक है, संडे को सुबह ठीक रहेगा या मैं दोपहर को आ जाऊं, तो वो सेकंड ऑप्शन चूज करेगा। ठीक है, दोपहर के बाद आ जाना कभी भी। ठीक है, 4 बजे डन करते हैं और मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा, मैं तो आ रहा हूं। अगर कोई चेंजेस हो तो आप संडे मॉर्निंग तक बता दीजिएगा, अदरवाइज 4 PM डन है। और उसके बाद संडे मॉर्निंग को भी मैसेज कर दिया 4 PM आई विल बी एट योर होम। तो आपका अपना टारगेटेड टाइम मिल गया और आप उसको साथ मिल रहे हैं। उसके जगह आप पूछते कि हम मिल कब सकते हैं, अगर उसने अगला जन्म बोल दिया तो मैटर ही खत्म हो गया ना। तो आज से आप अपने मिस्टेक को समझिए और लोगों के माइंड में अलग गुड पिक्चर बनाने की आदत डालिए। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, उन चारों प्रकार के लोगों को आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। जैसे बोला जाता है ताश में भी 4 होते हैं ना, डायमंड होता है, स्पेड होता है, वैसे ही दुनिया में लोग भी 4 प्रकार के होते हैं। कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ सबमिसिव होते हैं। डोमिनेंट मतलब मेरी बात सुनो, सबमिसिव जो बोलना है बोलते जाओ। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी बात पहले कहेंगे और अपनी बात बनाने की कोशिश करेंगे। इंट्रोवर्ट होते हैं जो आपकी बात पूरी सुनेंगे, उसके बाद अपनी बात कहेंगे। आपको प्लान किसको देना है? प्लान तो हमें सभी को देना है, फिर भी आपको लोगों को समझना है। जो इंसान डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट होता है वो जो होगा एकदम टिप टॉप रहेगा और अपनी बात जोर से चिल्ला के बोलने की आदत डालेगा, रखता है। तो आपको उसकी बात को काटना नहीं है। ज्यादातर केस में हम डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट के बात को काट देते हैं, तो वो आपकी बात सुनता नहीं है। जबकि आप उनकी बात को काटे बिना फील फेल फाउंड फॉर्मूला से आपने उनको अपनी बात रखी, तो वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा। और जो एक्सट्रोवर्ट सबमिसिव होते हैं, वो इंसान जो होता है वो एक्चुअल में सोचता बहुत है कि मैं टॉप हूं, मैं ये हूं, वो हूं, लेकिन एक्चुअल में वो जीवन में उतना वर्क किया हुआ नहीं होता है। तो वो बोलता बहुत है और आपकी बात सुनेगा भी बहुत कि जो बताना है बताओ, मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। क्योंकि डिसीजन टेकर जो होता है वो हमेशा डोमिनेंट पार्टनर ही होता है। तो आपकी बात जरूर सुनेगा। जैसे कि कई बार आप किसी के घर में गए, पूरा प्लान देने के बाद मैं उनको पूछ के बताता हूँ या मैं उनको पूछ के बताती हूँ, वाइफ को पूछ के बताता हूँ या फिर हस्बैंड को पूछ के बताते हूँ, ये सारे के सारे एक्सट्रोवर्ट सबमिसिव है। इसके बाद तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं और सबमिसिव भी होते हैं। इस तरह के लोगों को आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के लोगों से आपको प्लान बताने के कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो उनके पास दुनिया का सारा कंप्लेन होता है। मोदी जी भी खराब है, दुनिया भी खराब है, हम भी खराब है, दुनिया में तूफान आने वाला है। जितनी नेगेटिव है वो बातें हैं, वो आपको बोल के आपको भी नेगेटिव कर देगा। और वो कभी डिसीजन ले भी नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअल में उसके लाइफ का डिसीजन भी कोई और लेता है। वो कभी मामा बॉय थे, पापा बॉय थे, अभी हस्बैंड बॉय या वाइफ बॉय है, लेकिन वो डिसीजन टेकर कभी नहीं होते। तो जहां पर भी नेगेटिविटी, इंट्रोवर्ट सबमिसिव लोग मिलते हैं, आपको उनसे दूर रह के उनका जो ओनर है, उनके माइंड का जो ओनर है, उनको प्लान दिखाना है।
तो आपके काम के कौन लोग हैं? डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट एंड डोमिनेंट इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में क्या है? वो आपकी बात पूरा सुनेगा, सीरियसली सुनेगा, बीच में टोकेगा नहीं, लेकिन जो सवाल करेगा उसको उसका कैलकुलेटिव रिप्लाई चाहिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, आपने बोला आप 1 लाख रुपया कमाते हैं, कैन आई सी द प्रूफ? आपने राइट टाइम पर राइट प्रूफ दे दिया तो आपका डील डन हो जाता है। तो आपको पहले तो डोमिनेंट कौन है घर में वो देखना है, या तो कोशिश करिए हस्बैंड वाइफ को एक साथ ही प्लान दिखाएं। ठीक है, सबमिसिव का कोई फायदा नहीं होता। जो डिसीजन नहीं टेकर नहीं होते हैं उनको आपको अवॉइड करके हमेशा डोमिनेंट पार्टनर के साथ ही प्लान दिखाने की आदत डालनी है, डिसीजन टेकर के साथ ही प्लान दिखाने की आदत डालनी है, और उसको पहचानने की भी आदत रखता है। जो इंसान सारा चीज बता दो बता दो बता दो और बहुत बरबोला बोलता है वो काम का नहीं है। जो इंसान सिर्फ कंप्लेन करता है वो काम का नहीं है। इसके सिवा जो भी पर्सन मिले वो आपका काम कराएगा, अगर शॉर्ट में आप समझना चाहते हैं तो। अब नीड क्या होता है ये समझिए। नीड एक माइंड का लॉजिकल कंक्लूजन होता है कि ये चीज आपको चाहिए। जैसे कि आप बस पकड़ के जाया करते थे ऑफिस, फिर बस में धक्का मुक्की खाने पर आपका दिमाग बोला बाइक होता तो अच्छा रहता। तो दैट इज द नीड। वो आपका नीड हुआ कि बाइक होता तो अच्छा रहता। अब क्या है, नीड तो है, नीड को आप जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी के घर में गए और उसको बोले कि एयर प्यूरिफायर ले लो, बहुत अच्छा है हमारा एयर प्यूरिफायर, ये है वो है, लेकिन उस पर्सन का महीने का इनकम 5,000 6,000 है, दे आर लिविंग वेरी बिलो देयर मीन, उस इंसान का नीड ही नहीं है ना। तो आपको उनको 20,000 का एयर प्यूरिफायर बता के कोई फायदा ही नहीं था। उसका जगह जिसके घर में अच्छा इनकम आ रहा है और घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, तो उससे ओवरकम करने के लिए आप वहां पर हमारा एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर या बिजनेस प्लान बता सकते हैं, वहां नीड है। लेकिन नीड से क्या डिसीजन लिया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं। नीड सिर्फ आपका माइंड का उपज है, लेकिन दुनिया जो खरीदती है सामान वो दिल से खरीदती है। जैसे मैं बाइक का ही बताया कि उसने सोचा मैं बाइक ले लूं, लेकिन रास्ते में चलते हुए एक कपल को उसने देखा कि कार में खूब एंजॉय करके जा रहे हैं, तो उसका दिल आ जाएगा कि मुझे तो कार ही लेना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा और कार खरीदूंगा। और एंड ऑफ द डे में दिल जो है दिमाग पर हावी होता है। नीड वांट में जब कन्वर्ट होता है तो हमेशा वांट जीतता है। तो what is sales? Sales is a process of converting need into desire and want. डिजायर जो है दिल से निकलता है, और इसी यहीं पर वो गेम है जो आप प्ले कर सकते हैं। क्योंकि डिजायर दिल से निकलता है, दिल में फीलिंग होती है, दिल में पिक्चराइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन, ड्रीम होता है, वहां लॉजिक काम नहीं करता। अगर आप कोई बंदा गया और वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए जाके खड़ा हो गया, वॉशिंग मशीन दे दो, बोला ये सारे खरे हैं। ठीक है, आप सेल्स में हैं, आप जाके बोलेंगे अच्छा अच्छा आपका बच्चा शरारती है, तो ऑब्वियसली वो तो बोलेगा हाँ। अच्छा अच्छा, कपड़े तो बहुत गंदे करते होंगे, वो बोलेगा हाँ। तो आप भी परेशान हो जाती होगी धोते हुए। तो ये देखिए जेंटल वॉश है, और ये जो है रफ वॉश है। तो आपके बच्चे का कपड़ा को वॉश करने के लिए रफ वॉश वाला मोड काम आ जाएगा। और आपके हस्बैंड तो ऑफिस जाते होंगे और उनको तो क्रीज लगा हुआ पसंद नहीं आता होगा कपड़ा, अगर ठीक से अगर गंदा और 2 कलर मैच हो जाए तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली हाँ। तो देखिए ये इसमें यूनिक चैम्बर है, जहां पर व्हाइट शर्ट को डालेंगे तो इसमें दूसरे कपड़ा मिक्स नहीं होता और कलर मिक्स नहीं होगा, तो आपका व्हाइट कपड़ा हमेशा व्हाइट रहेगा। ये आपके घर के लिए एकदम सुटेबल है। आपके हस्बैंड भी खुश, बच्चे भी खुश, कितना अच्छा रहेगा, दोनों आपको थैंक यू बोलेंगे। आपने इस तरह से स्टोरी की तरह बातें किया, 100% वो वॉशिंग मशीन अभी आपको खुद भी खरीदने का मन कर गया होगा। इस प्रकार से नीड को वांट में क्रिएट करके, डिजायर फ्रॉम हार्ट करके आप कोई भी चीज को भी सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक आर्ट है जो अपनी बातों की कला से आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? लोग क्यों खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, अगर वो चीज जान जाए तो 100% कर सकते हैं। अब खुद सोचिए, क्या हम लोगों के दिमाग में घुस सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली घुस सकते हैं। हिटलर जो है लाखों सैनिकों में घुसा, ओसामा बिन लादेन जो था वो भी लाखों लोगों के दिमाग में घुसा था। ठीक है, अभी एक मूवी आई थी 4-5 साल पहले, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, वो लोगों के दिल में घुसा कि हम जो है 24 घंटे सर्विस देंगे, आप हमारा कंप्यूटर खरीदो तो सही। तो एक्चुअल में कर सकते हैं। उसमें 3 स्टेप्स काम करता है। आप उस 3 स्टेप्स को अगर सीख जाएंगे
तो 100% आप नीड को वांट में क्रिएट करके कहीं पर भी अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकते हैं, लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो। और वो 3 स्टेप है। लॉजिक अपील, यानी कि इंसान को आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस प्रपोजल मेंटली लॉजिकली लगना चाहिए कि हाँ ये सही चीज है। दूसरा, इमोशनली अपील होना चाहिए, उसका दिल को लगना चाहिए कि यस ये जो चीज है मेरे को मिल जाए तो लाइफ जिंगा लाला। और तीसरा, कोऑपरेटिव अपील होना चाहिए, उस पर्सन को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके फायदे के लिए आए हैं, आप अपने फायदे के लिए नहीं आए। अगर ये 3 चीज करना सीख गए, यानी कि दिमाग को आपने लॉजिक दे दिया, दिल को आपने अपील, इमोशनल अपील दे दिया, और ये शो कर दिया कि आप उनके फायदे के लिए बात कर रहे हैं, तो वो सेल्स, वो बिजनेस, वो डील डन 100% हो जाता है। तो कितना इजी है, कहीं पर भी यूज करके देखिए, आपको हर जगह। आप बचपन में पिटाई कब खाते थे, आपको याद है? आप बचपन में पिटाई तब खाते थे जब मम्मी आपके पापा को बोलते थे कि मारना मत। जब मारना मत बोलते थे तभी आपको पिटाई लगती थी। तो वो भी एक फॉर्मूला ही था कि आपके पिताजी को याद दिलाया गया कि मारना है। मारना मत में भी जो पिक्चर बना वो मारने का बना, और इन्होंने कर दिया था, तो वो इमोशनल भी टच कर दिया। और मम्मी कभी गलत नहीं हो सकती, इसलिए पापा जो है बच्चों को पिटाई कर देते हैं। तो हर जगह ये इन्फ्लुएंस का 3 ही फॉर्मूला चलता है, लॉजिकल, इमोशनल एंड कॉर्पोरेट फीलिंग। तो आपको कोऑपरेटिव आज से बनना है, यानी कि जानबूझ के आपको अपने आप को वो इंसान बनाना है जो अगले को यह एहसास दिलाए कि आप उसके फायदे के लिए, यानी कि आपके थॉट में भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि आप अपने फायदे के लिए अगले से बात कर रहे हैं। यानी कि आप किसी के पास गए, डीलिंग करा रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में ही अगर वो बिल बुक लेकर आने के बाद बोले कि जनरली इस स्टोर में हम 5% डिस्काउंट देते हैं, लेकिन आप हमारे एक्सक्लूसिव कस्टमर हैं, आपके लिए मैंने मैनेजर से स्पेशल बात किया है, 10% डिस्काउंट रहेगा जो आज ही के लिए वैलिड है। तो सेल्स मैंने ये शो किया कि वो उनके लिए फेवर में बात कर रहा है, तो वो डील डन की तरफ चली जाती है। तो व्हाट शुड बी योर पोजीशन टू इन्फ्लुएंस एनीवन? अब आपका पोजीशन कहां रहना चाहिए किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी के भी माइंड में घुसने के लिए, और किसी का भी डिसीजन आपके फेवर में रहने के लिए, वो चीज को भी आपको समझना जरूरी है। वो चीज के लिए आपको ये समझना है कि लोग इन्फ्लुएंस होते किससे, ठीक है? इंसान इन्फ्लुएंस हमेशा उसके साथ होता है जिसके साथ ज्यादा रहता है, और टॉलरेंस लेवल उससे उसका अप हो जाता है। जैसे फैमिली मेंबर में भाई बहन हो या माँ बेटा हो, बाप बेटे को 2 थप्पड़ भी मारे तो चलेगा, भाई बहन में झगड़ा हो जाए या हाथापाई हो जाए तो भी चलेगा। फिर रिलेटिव है, हाथापाई तो नहीं चलेगा लेकिन गाली गलौज हो जाएगा तो भी चलेगा, हमारा रिलेशन बना रहेगा क्योंकि टॉलरेंस लेवल उस तक है। फिर है क्लोज फ्रेंड, चलो गाली गलौज नहीं चलेगा लेकिन कभी बात बटन कर चला तो भी चलेगा, और तुमने मेरा नुकसान कर दिया तो भी चलेगा थोड़ा बहुत। फ्रेंड में क्या है, नुकसान नुकसान नहीं चलेगा लेकिन तुम्हारी बात मैं सुन लिया करूंगा। अब हमारा पोजीशन कहाँ होता है, ये चीज देखिए, ये है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो इस सर्कल में हमें रहना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं आपका इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कहा हूं? ये जो पेंसिल देख रहे हैं वो स्ट्रेंजर का पोजीशन है, मैं इस समय वहां पर हूं। ये उसी वही पोजीशन है जैसे आप बास्केटबॉल को देखिए, और बास्केटबॉल को आप पिच के बाहर से, कोर्ट के बाहर से आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोर्ट में जा भी सकता है, 100 बार डालने के बाद एक बार डल सकता है, या नहीं भी जा सकता है। और सारे के सारे दुनिया में जितने भी सेल्स में आते हैं, नेटवर्किंग में आते हैं, स्ट्रेंजर वाले कोर्ट से कोशिश करते हैं गोल निशाना में लगे, इसी कारण बॉल फेंकते हुए थक जाते हैं, फिर बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मेरे से नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं हो रहा है, और चले जाते हैं। तो फिर कहां से बॉल घुसेगा? डी सर्कल में आके ही घुसेगा, लेकिन वो डी सर्कल में आने के लिए आपने तो कोशिश किया ही नहीं ना, यानी कि लोगों से कनेक्ट होने के लिए आपने कोशिश किया ही नहीं। एबीसी ऑफ सक्सेस हमेशा होता है ऑलवेज बी कनेक्टेड। तो आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करने से पहले उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, उनसे दोस्ती करना पड़ेगा। और सबसे राज की बात क्या है कि दोस्ती के लिए आपका टाइम कितना है? बहुत कम। चलो मैं आपको दूसरे एंगल में समझाता हूँ कि इन्फ्लुएंस का पावर क्या होता है। यहाँ पर आपको 4 दुकान दिखाई दे रही है, 1 2 3 4। 1 दुकान जो है आपके घर के बाजू में है, 2 दुकान जो है बजाज इलेक्ट्रॉनिक जैसा है, 3 जो है
एप्पल का ऑथराइज शोरूम है, और फोर्ड जो है थोड़ा सा डिस्टेंस में है। ठीक है, 4 दुकान है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको 1.5 लाख रुपए का आईफोन 14 खरीदना है, आईफोन 13 खरीदना है, और सारे लोग सील पैक आपको पीस दे रहे हैं, और सारे लोग जो है आपको गारंटी वारंटी एप्पल से मिलेगा, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, लेकिन आप खरीदेंगे कहां से? चैट में रिप्लाई देख दीजिए, रिप्लाई देखने के बाद ही मैं आगे का बताऊंगा। आप लोग खरीदेंगे कहां से? 1 2 3 4 में आप एप्पल आईफोन खरीदने जा रहे हैं, घर के बाजू वाली दुकान से खरीदेंगे, या फिर बजाज शोरूम से खरीदेंगे, या एप्पल ऑथराइज शोरूम से खरीदेंगे, या फोर्ड दुकान से खरीदेंगे? 1 2 3 4 जल्दी से रिप्लाई उसमें लिखिए। अर्चना मैडम ने लिखा 3, तिलक ने लिखा 3, अरुणा मैडम ने लिखा 3, आशु ने लिखा 3, सुनीता मैडम ने भी लिखा 3। चलिए, आप सब ने लिखा 3। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आपने 3 क्यों लिखा? सारे लोगों ने 3 लिखा, यानी कि मुझे पता है कि आप सब 3 लिखेंगे। अब मैं आपसे रीजन पूछूं, आप चैट में लिखिए कि आपने 3 क्यों लिखा। 1 से क्यों नहीं खरीदा? 1 भी तो आपको प्रोडक्ट दे रहा था, 1 भी गारंटी दे रहा था। 2 से क्यों नहीं लिया? 4 से क्यों नहीं लिया? अब रीजन आप चैट में लिखिए। अब जैसे खान सर ने कहा लिखा है क्वालिटी, फिर मंजू मैडम ने लिखा है एक्सक्लूसिव है एप्पल से लेने से, और क्या होगा? ब्रांड एप्पल मैचिंग, तिलक ने लिखा। एक्चुअल रीजन क्या है? सोचिए सोचिए, क्यों आपने एप्पल का आईफोन एप्पल के शोरूम से लिया, जबकि आपको बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स भी वही चीज देता? क्या रीजन है? आपके माइंड में ब्रांड एंड क्वालिटी आ रहा है, लेकिन एक्चुअल रीजन जो है ट्रस्ट है। ट्रस्ट, TRUST। आप ट्रस्ट करते हैं एप्पल पे कि वो ओरिजिनली देगा, आप ट्रस्ट करते हैं कि यहां से मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये ट्रस्ट फैक्टर था जिसके कारण आपने परचेज किया नंबर 3 से एप्पल के शोरूम से। ठीक है, इसको आप अगले एंगल में लीजिए कि अगर प्राइस का कोई इशू ना हो, ठीक है, पैसे का कोई इशू ना हो कि 10,000 लगे, 15,000 लगे, 20,000 लगे, तो आप माइक्रोमैक्स की टीवी लेंगे या फिर आप सोनी का टीवी लेंगे? सोनी का लेंगे। ऑब्वियस बात है, एकदम सही सोच रहे हैं कि अगर प्राइस इशू ना हो तो माइक्रोमैक्स क्यों लेना सोनी। और आप इसमें क्या लॉस जा रहे हैं? एक्चुअल बात तो ये है कि आप महंगा चीज ले रहे हैं ना। माइक्रोमैक्स में आपको 12,000 में काम चल जाता है, सोनी में आप 40,000 में ले रहे हैं। सच्चाई ये है कि जहां हम मार्केट में जाते हैं, हम लोगों को बोलते हैं सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए। 475 राइस ब्रांड ऑयल महंगा हो गया, और जब पैसे का इशू ना रहे तो आप माइक्रोमैक्स 12,000 छोड़ के 40,000 का सोनी खरीद रहे हैं ना। आप सबने सोनी लिखा है, किसी ने माइक्रोमैक्स नहीं लिखा है, यानी कि प्राइस मैटर नहीं करता है। आज ये चीज माइंड में रख लीजिए। लोगों का माइंड को अगर आपने पकड़ना सीख लिया तो आप लाइफ में सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। तो ट्रस्ट मैटर करता है। चलिए, मैं ट्रस्ट को ओवरकम कैसे करते हैं वो भी सिखाता हूं, तो आप वो भी सीखना चाहेंगे? अगर मैं बोलूं चौथा वाला दुकान आपकी वाइफ की, पहला वाला वही आपके बाजू में है, दूसरा बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है, तीसरा जो है एप्पल का शोरूम है, चौथा वाला दुकान जो है आपकी वाइफ का है। अब आप एप्पल आईफोन कहां से लेंगे? फटाफट लिखिए, 1 2 3 4 में से कहां से लेंगे? अब तिलक जी वाइफ का है, तो बिनू कन्वर का है, तो ऑब्वियसली वाइफ का ही लेंगे, क्योंकि कमीशन जो भी बने वो वाइफ को मिलना चाहिए। चलो, पायल जी ने भी बोला कि चलो 4 से लेंगे, अर्चना मैडम ने भी 4 मिला। चलिए, कोई कोई होता है जो, जैसे मंजू मैडम ने 3 का बोला है। चलिए, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन ऑब्वियसली आप 5 का लेंगे। अब इसका भी रीजन बता दीजिए चैट में कि क्या रीजन है। अब आप एप्पल से क्यों नहीं ले रहे? थोड़ी देर पहले तो आपको एप्पल पसंद था, अब आपने एप्पल क्यों नहीं लिया? सोचिए सोचिए। बेनिफिट, क्या बेनिफिट है बताइए? एप्पल का शोरूम से ना लेके वाइफ से लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? रात को नींद अच्छी से आएगी, डांट नहीं मिलेगा, ये बेनिफिट होगा। घर का पैसा घर में ही रहेगा। यस, ये भी एक ऑप्शन है। ये हमारा माइंड आता है। इस चीज को क्या बोलते हैं? एक बेनिफिट नहीं बोलते हैं, इस चीज को बोला जाता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मैटर करता है, और इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। अगर आप वाइफ का ना हो कि आपका भाई का भी होता ना, तो आप भाई का ही लेते। आपका क्लोज फ्रेंड का होता ना, तो क्लोज फ्रेंड से लेते। यानी कि ट्रस्ट को ओवरकम करना है,
तो आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखे हैं, जितने भी सक्सेसफुल सेल्समैन देखे हैं, जितने भी सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर देखे हैं, सभी को रिलेशनशिप मेंटेन करना आता है। और हमने क्या सीखा है बचपन से, मैं, मेरी बीवी, मेरा 2 बच्चा, इसके सिवा दुनिया से मतलब नहीं रखना है। शाम को 8 बजे से लेट हो गया हस्बैंड, तो बाहर कैसे रह गया उससे पहले झगड़ा कर लेना। यहीं पर फेल होता है एक मिडिल क्लास सक्सेस लेने से। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, दोस्ती करेंगे, उतना ही आपका सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है, आप उतने ही तेजी से सक्सेसफुल बनते हैं। तो वही बात आ जाती है जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, रिलेशनशिप मतलब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में एंटर करना। वो आप ब्लू सर्कल में जाइए या पिंक में जाइए या येलो में जाइए या ब्लू में जाइए, लेकिन आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जाते हैं तो आपका सक्सेस मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तब बंदा आपसे एयर प्यूरिफायर भी लेता है, वाटर प्यूरिफायर भी लेता है, कंसिस्टेंसी स्कीम भी लेता है, सब कुछ आपसे लेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, आपके पास टाइम कितना है? क्या किसी के क्लोज फ्रेंड बनने के लिए आप कितने टाइम में बनेंगे? आपके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल है, या 30 मिनट, 60 मिनट या 120 मिनट है? आप टाइम बताइए। किसी के पास गए प्लान दिखाने के लिए, आपके पास कितना टाइम है रिलेशनशिप बनाने के लिए? कोई रिप्लाई नहीं लिख रहा है। सोचिए। 30 मिनट, यस सर, 30 मिनट इज जेन्यून। 15 मिनट से लेके 30 मिनट या लेस देन 30 मिनट आपके पास टाइम होता है लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो आप उतने ही समय में अगले को लिसनिंग मोड में लाना है। तो वो आर्ट जितना ज्यादा आप सीख जाएंगे, कोई लोग जीवन भर नहीं सीख पाते हैं रिलेशनशिप बनाना एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो एंटर करना। और यही कारण है कि सेल्स की फील्ड हो या नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड हो, वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते। तो आपको सेल्स फील्ड, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, तो लोगों के दिल में एंटर करने की आदत सीखनी पड़ेगी। और इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार मतलब एक लड़का एक लड़की को अट्रैक्ट करता है, वही फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स के फील्ड में, एक इंसान दूसरे इंसान को अट्रैक्ट करता है। यानी आप अपना पर्सोना को इंक्रीज करेंगे, वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, और लोगों से बात करने में अगर आपने एक जादू दिखा दिया तो वो जादू फिर काम करता है। तो उसकी आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ सिखाया जाएगा। उससे पहले आप समझ लीजिए कि मार्केटिंग के 5 P's क्या होते हैं। मार्केटिंग के 5 P's होते हैं, आपको थोरो याद रहना चाहिए। प्रोडक्ट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, किस जगह बता रहे हैं, किस लोगों को बता रहे हैं उसके बारे में, एंड प्रमोशन कैसे करना है। ये 5 P's होता है मार्केटिंग का। जिसको आपने सही ढंग से पकड़ के खेल खेला तो आपका सक्सेस गारंटेड है, आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। प्रमोशंस के लिए आजकल फेसबुक एड का यूज हो जाता है, OLX का यूज हो जाता है, और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाता है, सेल्फ का ब्रांडिंग हो जाता है। लेकिन आपको थर्ड पार्टी जाने से पहले अपने सर्कल को कवर पहले करना है, सो दैट ना को हाँ कराने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। किसी ने बोला प्राइस महंगा है, तो उसका रिप्लाई आप जब तक अपने मुंह से नहीं देंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे ना को हाँ कैसे कराता है। किसी ने बोला कंपनी भाग गई, तो उसका रिप्लाई जब तक आप लोगों के सामने बैठ के आंख से आंख मिला के बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो आपको ये सारी चीज की प्रैक्टिस सेल्फ करना है। तो 5 P's ऑफ सक्सेस, प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल, प्लेस, प्रमोशन के साथ प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस है। फील्ड में जाना ही पड़ेगा, डेली 3 प्लान दिखाना ही पड़ेगा सक्सेसफुल बनने के लिए। तो अब मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेलिंग में? ये हम सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। लोगों के माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए क्या वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं आप सबको बोले, जो आप लोग सुन रहे हैं, आप सब गैनोड्रामा यूज किए? किस किस ने गैनोड्रामा या फुट पैच यूज किया है, वो चैट में लिखिए, गैनोड्रामा या फुट पैच। फुट पैच किसी ने यूज किया? एक ही जन ने यूज किया? चलिए, जैसे मंजू मैडम ने बोला या तिलक ने बोला फुट पैच यूज किया। फुट पैच का MRP 1350 है, आपको खरीदने में 1205 रुपए का मिलेगा। यानी कि एक रात लगाएंगे तो आपका 240 रुपया खर्च हो रहा है। अगर मैं आपके पास नेटवर्किंग में आया और पहला दिन आया, फुट पैच ले लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलेगा, तो आपका माइंड क्या बोलेगा? कैलकुलेट करेगा सॉरी, कैलकुलेट करेगा कि प्राइस टू रिक्वायरमेंट,
240 रुपया। अरे इतने में 5 लीटर दूध आ जाता, मेरा बच्चा पिएगा तो कितना अच्छा होगा। आपका माइंड वहां कैलकुलेशन में जाए। लेकिन जिसने फुट पैच का डेमो देख लिया, जिसने उसको यूज कर लिया, जिसने उसको यूज करने के बाद वो शांति मिला, जो शरीर हल्का हुआ, और जिसने कैंसर ट्यूमर जैसा बीमारी को दूर जाते हुए देखा फुट पैच से, वो सारे के सारे लोगों के लिए 240 कुछ भी नहीं है। डॉक्टर को 2 लाख देने से अच्छा है 2-4 महीने में 240 अपने पैर पर लगा के शरीर का जहर को निकाल देना चाहिए। यानी कि परसीव वैल्यू जब हायर हो जाती है तो प्रोडक्ट का प्राइस हमारे लिए मायने नहीं रखता। एक कॉमन इंसान को गैनोड्रोमा का डब्बा दे दो, बोलो कि ये खरीद लो, बहुत अच्छा दवाई है, इससे अपना सारे बीमारी दूर हो जाएंगे, ठीक है, वो उसका 950 रुपया एमआरपी देखकर ही ना आपको फेंक देगा। 950 रुपए, ये तो मेरा, जब मैंने बिजनेस और नौकरी स्टार्ट किया था 1 महीने की सैलरी थी, मैं कैसे खरीद सकता हूँ। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, हेल्थ सप्लीमेंट में मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट वेस्टीज का गैनोड्रोमा ही है। दुनिया की सारी बीमारी ठीक कर सकती है। जैसे जैसे आप गैनोड्रोमा को स्टडी करते हैं, ये तो आपको बहुत ही सस्ता लगता है, क्योंकि गैनोड्रोमा 86 टाइप्स ऑफ डिजीज, आपका थायराइड हो या फिर आपको शुगर हो या इंटरनल कोई भी बीमारी हो, लंग का फेलियर, लीवर का फेलियर, किडनी का फेलियर, 86 टाइप्स ऑफ बीमारी को शरीर से निकालता है। और जब आप इसका पूरा का पूरा बेनिफिट समझ लेते हैं, वैल्यू समझ जाते हैं, तो आपको गैनोड्रोमा बहुत ही सस्ता लगने लग जाता है। जब आप गैनोड्रोमा यूज करके लोगों का थायराइड ठीक हुआ देखते हैं, गैनोड्रोमा यूज किया हुआ लोगों का कैंसर ठीक हुआ देखते हैं, तब आपको विश्वास होता है कि वाह क्या वैल्यू है। तब आपको इसका 850 रुपीज प्राइस कुछ भी नजर नहीं आता। तो अब आप चीज समझ लीजिए क्या है। हमेशा लोगों को वैल्यू बताना सीखिए, प्राइस कम करके या डीपी में देखिए या बिलो डीपी देकर हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। आज के बाद ये आदत नहीं डालिएगा, लोगों को वैल्यू बताना सीखिए। वैल्यू बताना बहुत ही जरूरी होता है। वैल्यू क्या होता है, कंज्यूमर के माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपके द्वारा नहीं आता। आपके द्वारा दिखाए हुए रेफरल एंड आपके द्वारा दिखाए हुए वीडियो ऑडियो, जो उसका 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है, यानी उसका दिमाग में 5 सेंस, 5 सेंस क्या क्या होते हैं, आप लोग चैट में लिख सकते हैं, मैं एक बता देता हूँ। वीडियो जो हम देख रहे हैं, एक सेंस ये हो गया, आंख आई हो गया, और 4 सेंस आप लिखिए। 5 सेंस आपने सुना है, बचपन में पढ़ाते थे ना, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन। ईयर है, चलिए एक ईयर हो गया, यानी सुनना, यानी कि आपने किसी को इतना अच्छा से बोला कि उसके कान में सारे चीज गए। माउथ मतलब टेस्ट, आई मतलब देखना, 3 हो गया, और 2 है। नोज मतलब सूंघना, एंड टच यानी स्किन, फीलिंग। तो ये 5 चीज का फीलिंग अगर आपने किसी को अपने प्रोडक्ट बताते हुए बता दिया, तो वो इस तरह से स्ट्रांगली कन्विंस होगा कि वो कहीं पर भी नहीं जाता। तो आज से आपको सेंस ऑर्गन के हिसाब से, यानी कि सेंस के हिसाब से बात करना सीखना पड़ेगा। और वही सबसे बढ़िया तरीका होता है, नया मैट है सेल्स एक्सीलेंस का। यानी कि आपको दुनिया में किसी को भी कन्विंस करना है, तो उसको सपनों की दुनिया में ले जाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक आदमी आपके पास बड़े गुस्से से आया, गुस्से से आके बैठा, बोला कि दुनिया बहुत खराब है, ये हो गया वो हो गया, देखो अब क्या अग्निपथ स्ट्रीम आ गया, लोग क्या करेंगे। तो उसका जगह उनका बैठा के बोलिए, अच्छा अच्छा बैठिए, कोई बात नहीं, कैसा होगा, कितना अच्छा होगा। सोचिए आपके गांव में गए और गांव के जितने बच्चे हैं वो सबको बंदूक चलाना आ गया और उनको गांव की रक्षा करना आ गया। आपका गांव बॉर्डर में है, कल को पाकिस्तान ने अगर हमला भी कर दिया, तो भी उनको अगर बंदूक चलाना आता है, आपको बचा ले, वहां ढाई ढाई की आवाज आ रही है और आपका घर का खाना जो है वो उड़ रहा है, और आपको बचाने के लिए अग्निवीर आ गए, तो आपके लिए कितना ही प्रमोशनल चीज है कि इन्होंने 10 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया था, 4 साल का ही सीखा था। लेकिन एक बार इंसान सीख जाता है तो भूलता थोड़े है। इस अग्निवीर ने आपका जान बचाया, जस्ट सोचिए ये चीज आपके साथ फ्यूचर में होने वाला है, तो जस्ट सोचिए ये स्कीम खराब कैसे है। और 4 साल के बाद 20 लाख रुपया लेकर बंदा आ रहा है, तो वो बोलेगा 10 ही लाख। तो आप बोलिए बाकी 10 लाख भी कौन सा वो खर्च करेगा, उसको खाना फ्री मिल रहा है, कपड़ा फ्री मिल रहा है, रहना फ्री मिल रहा है, तो वो भी पैसा तो बचत ही हुआ। और अग्निवीर जो है जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, यानी कि एक लड़की को भी उसमें भर्ती मिलेगा। एक लड़की 17 साल 18 साल में फौज में भर्ती हुई, 22 साल में निकली 20 लाख रुपए के साथ, उस वुमेन एम्पावरमेंट, इससे बढ़िया क्या हो सकता है।
जस्ट सोचिए आपके गांव के सारी लड़कियों को अगर वुमेन एम्पावरमेंट मिल गया, किसी को दहेज के लिए मरना ना पड़े और हर कोई खुश रहे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपने उनको फीलिंग दिला दिया तो वो अब आपके इस पॉइंट को भूल जाएंगे। अभी जो जितने लोग सुन रहे हैं ना, उसको आज के बाद से अग्निवीर प्रोग्राम के प्रति नफरत खत्म हो चुका होगा। जिसको नफरत खत्म हो गया वो राइट लिख सकते हैं। तो बोलने का तरीका कितना मायने रखता है, वो चीज को देखिए। किसी ने भी नहीं लिखा, यानी कि किसी को भी अग्निवीर प्रोग्राम को समझ ही नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं। वैल्यू क्रिएशन फॉर्मूला क्या है? वैल्यू इक्वल टू बेनिफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है। वैल्यू क्रिएशन होता कैसे है? कोई भी इंसान को आपको बेनिफिट धीरे धीरे करके बताना है, अपना कॉस्ट को कम नहीं करना है। कॉस्ट वही रखिए। आपका एयर प्यूरिफायर का कॉस्ट 18,500 है, तो वही है, मैं अपने जेब से 1,000 लगा देता हूँ, ये गलती नहीं करना है। ठीक है। उसका जगह वैल्यू बढ़ाते रहिए। अगले को बताया कि हमारा एयर प्यूरिफायर जो है आपके रूम को पूरा क्लीन करेगा, पूरा वायरस को हटाएगा, कोरोना वायरस तक को खत्म कर सकता है। वो फिर भी लेना नहीं चाहता, जबकि अगले की जरूरत है। तो बोलिए, देखिए आपके मम्मी को अस्थमा है या बच्चे जो साल में 3 बार बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कितना खर्च आता होगा साल भर में? वो बोलेगा 5,000। ठीक है, 5,000 एक साल में आप डॉक्टर को देते हैं, तो फिर 10 साल में कितने दे देते होंगे? 50,000। अब उस 50,000 का जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट से भी सस्ता पड़ रहा है हमारा एयर प्यूरिफायर। 2 रुपया पड़ता है सर आपको। तो पूछेगा कैसे? तो आप बोले, देखिए एक बार एयर प्यूरिफायर खरीदेंगे तो 15 से 20 साल सकता है। मैं 15 साल ही काउंट करता हूँ। और 3-4 बार उसका अगर आप फिल्टर भी चेंज करेंगे, तो उसमें उसके कॉस्ट में 18,000 में 12,000 और जुड़ गया, 30,000 रुपए लग गया। 15 साल आप यूज कर रहे हैं, 30,000 खर्चा हुआ, तो एक साल में आपको 2,000 ही खर्च हो रहा है। महीने के हिसाब से देखिए, 2400 भी माने तो महीने का 200 रुपए खर्च हो रहा है। और आपके घर में अगर 4 मेंबर है, तो 200 को 4 से करेंगे तो 50 रुपया पर मेंबर यूज हो रहा है। और अगर 50 रुपए को 30 रुपए से 30 दिन से अगर डिवाइड करेंगे, तो 1 रुपया 80 पैसा पर पर्सन आपका खर्चा आ रहा है इस एयर प्यूरिफायर को लेने के लिए। 2 रुपया में अगर आपका डॉक्टर का खर्चा, अस्थमा का खर्चा, बीमारी का खर्चा, धूल का खर्चा, ओवरवेट का खर्चा बचा रहा है, और अननोन लोग आपके घर में आ रहे हैं, उसके कारण कोई बीमारी नहीं हो रहा है, तो आपकी बचत हुई कि नहीं हुई? तो इस प्रकार से आप बेनिफिट को बढ़ाना सीख जाएंगे स्पिन फॉर्मूला से, तो आप ऑटोमेटिकली बिना कॉस्ट को कम किए वैल्यू क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो ये आपको धीरे धीरे करके सीखना है। चलिए, मेरी बात को आपको समझ आया तो अंडरस्टैंड या यस लिखिए आप चैट में। कॉस्ट इज रॉन्गली रेफर्ड एज प्राइस। कॉस्ट जो है प्राइस नहीं होता। प्राइस हमेशा परसीव्ड वैल्यू होता है, लोगों के माइंड में क्या घुस रहा है वो चीज होता है। तो प्राइस को अगर आपको इंक्रीज करना है या फिर प्राइस को जस्टिफाई करना है, तो आपको वैल्यू को बढ़ाना सीखना है। तो दुनिया में सारे प्रोडक्ट के 3 वैल्यू होते हैं। आज से आप याद कर लीजिए, हर प्रोडक्ट का एक फीचर्स होता है, एक एडवांटेज होता है, एक बेनिफिट होता है। अगर आपके पास टाइम है प्रोस्पेक्ट से बात करने का, तो पहले प्रोडक्ट का फीचर बताइए। जैसे हमारे एयर प्यूरिफायर में हेपा फिल्टर है, फिर उसका एडवांटेज बताइए। हेपा फिल्टर 1.4 माइक्रोन से भी छोटा जो होता है, 0.3 माइक्रोन से 1.4 माइक्रोन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपका रूम जो है क्लीन रहता है। फिर बेनिफिट बताइए। यही माइक्रोन जो होते हैं, PM 2.5 जो होते हैं, हमें अस्थमा देता है, बीमारी देता है, ओवरवेट देता है। तो अगला पूछेगा कि ओवरवेट कैसे होता है? तो आप बताइए, जो धूल कण हम लेते हैं, इसको हमारा बॉडी जो है उसको एलियन समझता है, और उसके ऊपर में एक फैट का लेयर बना देता है। इसलिए आधे से ज्यादा इंडियन के पेट के ऊपर में एक फैट का लेयर बना रहता है। तो अगर आप इसको यूज करेंगे, तो ये ओवरवेट वाला फैट का लेयर आपके बॉडी में नहीं बनेगा। तो आपने फीचर इंक्रीज करते रहा, एडवांटेज और बेनिफिट बताते रहा, तो कुछ देर बाद उस पर्सन को ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट जो है सस्ता नजर आने लगेगा। और भी अगर आपको सस्ता करना है, तो आपको उसको ब्रेक डाउन करके बताना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ब्रेक डाउन फॉर्मूला एयर प्यूरिफायर का, वैसे आप वाटर प्यूरिफायर का भी खुद बना सकते हैं। अब दुनिया में लोग हाँ क्यों बोलते हैं, कोई भी सामान क्यों खरीदते हैं? तो 6 तरीके होते हैं लोगों के हाँ बोलने का, यस बोलने का। उस चीज को आप समझ लीजिए। पहला होता है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये होता है कि तुमने मेरे लिए किया तो मुझे भी तुम्हारे लिए करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा देखा होगा, जब आप कहीं भी होटल में खाने के लिए जाते हैं, तो वो बंदा जो है आपके पास टूथपिक, साथ में टॉफी, साथ में ये सारे सौंफ रख देता है, तो आप ऑटोमेटिकली वहां 50 रुपए छोड़ के चले जाते हैं उसके लिए कमीशन।
फिर रेसिप्रोसिटी ऐसे भी होता है कि किसी दोस्त को आपने मजबूरी में मदद किया, तो जब आप उनसे मांगते हैं तो उस बंदे के पास होता नहीं है, तो भी किसी से मांग के, उधार मांग के, खुद उधार मांग के लाता है। रेसिप्रोसिटी आप रिलेशनशिप में भी बहुत देखते होंगे कि किसी लड़का लड़की का या क्या दो पर्सन का बहुत अच्छा दोस्ती है, तो एक इंसान दूसरे से कुछ भी मांगता है तो कहीं से भी इंतजाम करके लाता है। तो ये एक रेस बोलने का फॉर्मूला है, रेसिप्रोसिटी। इसके बाद आता है लाइक एंड डिसलाइक। जो चीज मुझे पसंद है वो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा इस लाइक डिसलाइक को यूज कहाँ होता है, आप बता सकते हैं चैट में? लाइक डिसलाइक दुनिया में सबसे ज्यादा आदि मानव काल से लेकर अभी तक यूज हो रहा है, कहाँ हो रहा है? जरा सोचिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या चीज लाइक होने से सारा काम होता है? किसी के पास कोई रिप्लाई नहीं है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दुनिया में लाइक डिसलाइक सबसे ज्यादा यूज होता है शादी के मौके पर। शादी के मौके में आपको लड़की पसंद है तो चाहे कुछ भी हो, आपको शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर भी यूज होता है। वैसे ही किसी शोरूम में गए, शोरूम में लगा हुआ कोई ड्रेस आपको पसंद आ गया, तो फिर आप प्राइस नहीं देखते। तो लाइक डिसलाइक भी मैटर करता है लोगों के यस और नो बोलने में। और उसके बाद अथॉरिटी भी मायने रखता है। अथॉरिटी में जैसे हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड अथॉरिटी है, या फिर आप कभी टीवी में ऐड देखेंगे तो डॉक्टर ने कहा है कि कोलगेट यूज करना चाहिए, या 90% ऑफ इंडियन डॉक्टर रिकमेंड कोलगेट, तो हम कोलगेट जाके खरीदते हैं। हम अब कोलगेट को टूथपेस्ट बोलना भी हम भूल गए हैं, वो अथॉरिटी के कारण ही हुआ है। हमारे माइंड में उसका एक परसिव वैल्यू बन गया बिकॉज ऑफ अथॉरिटी। और जबकि उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। और जो व्हाइट कोट पहना होता है वो खुद कभी हो सकता है 10 पास भी ना किया हो, मेडिकल की पढ़ाई की तो दूर की बात है, लेकिन व्हाइट कोट देखते ही हमारा माइंड मान लेता है कि डॉक्टर ही है। तो ये होता है परसीव्ड वैल्यू। इसके बाद लोग यस बोलते हैं सोशल प्रूफ पर। आप कभी भी अमेजन और कहीं पर भी कोई सामान लेते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे रिव्यू अगर किसी ने दिया कि बैड प्रोडक्ट्स है, तो लोग ना कर देते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें ज्यादातर समय पर नेगेटिव नो मिलने का कारण क्या होता है? एब्सेंस ऑफ सोशल प्रूफ। क्योंकि सोशल प्रूफ कौन बनाता है? मीडिया बनाता है। सोशल प्रूफ कौन बनाता है? टीवी बनाता है। सोशल प्रूफ कौन बनाता है? इंटरनेट बनाता है। और इन तीनों का कमाई का जरिया होता है एडवर्टाइजमेंट। एंड नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसका एंटी, कि एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में हम आपको कमाई देंगे, यानी कि उनका इनकम का सोर्सेज जो है हम खा रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छा बात कैसे लिख सकते हैं? जस्ट सोचिए। यही कारण है कि ना आपको मीडिया में, ना इंटरनेट में, ना ही दुकानदार के मुंह में हमारे लिए अच्छी बातें मिलेगी, ना टीवी में मिलेगी। और इवन एंकर भी, न्यूज का एंकर भी बोलेगा कि ऐसा हो गया, एमवे के साथ ऐसा हो गया, अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि वो एमवे या फिर वेस्टीज या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इनकम कहां से दे रही है? टीवी का एडवर्टाइजमेंट के कॉस्ट पर दे रही है, हम लोगों को यही बताते हैं। तो ये सोशल प्रूफ वाली बात हो जाती है। तो भी इसको ओवरकम आप रिलेशनशिप मेंटेन करके, साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस यूज करके ओवरकम कर सकते हैं। फिर स्कैरसिटी भी काम करता है। जहां पर भी, जिस भी शोरूम में जाइए जहां लिखा रहेगा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेना है, वो स्टोरी खाली हो जाता है। जहां पर भी प्रोडक्ट कम होते हैं, हमारा माइंड इमिडिएटली उसको पाने के लिए सिर्फ एक ही पीस लेना है। अगर आप शोरूम में गए और बोला देखो इस तरह के 10 ड्रेस है, तो आप नहीं लेंगे। एक ही पीस है, एक्सक्लूसिव पीस है, तो आप उसको ले लेंगे। कार खरीदने जाते हैं तो ज्यादातर केस में हमें, हम खरीदने से पहले हमारा दिमाग कहता है कि चलो मारुति सुजुकी लेना है, स्विफ्ट लेना है, 6 लाख से 10 लाख है। हम सोचते हैं 6.5 लाख तक में डील डन करेंगे। और शोरूम में जाते हैं और वो स्केर्सिटी और अवेलेबिलिटी का एक जादू दिखाकर आपको 9.5 10 लाख में वही चीज दे देता है कि सिर्फ एक ही मॉडल अवेलेबल है, वो टॉप एंड है, एक्सक्लूसिव है, लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ 25 ही बने थे, एक यहाँ पड़ा हुआ है। और बाकी आपका जो, आप जो 6.5 लाख वाला सोचे थे, वो आने में 4 महीना लगेगा। तो आपके माइंड में स्केर्सिटी भी दिखा दिया, नॉन अवेलेबिलिटी भी दिखा दिया, और ओनली अवेलेबल भी दिखा दिया। तो आप ऑटोमेटिकली 9.5 का ले लिए, क्योंकि आपके माइंड में ये बोला कि पैसा तो आप उतना ही देंगे, 1 लाख रुपए दीजिए, बाकी मैं 3 लाख जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो आपको फाइनेंस करा दूंगा। तो उसने आपको सोल्यूशन भी दे दिया। तो इस प्रकार से हम बेवकूफ बनते हैं कार के शोरूम में भी, विद द फॉर्मूला ऑफ स्कैरसिटी। फिर कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंट, इस पांचों को भी ओवरकम कर सकता है अगर आपकी जवान में ताकत है। इसलिए बिजनेसमैन को हमेशा अपना जवान का पक्का बनना आता है। आप टिके रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो बड़े से बड़े लीडर आपके साथ आएंगे, बड़े से बड़ी टीम आपके साथ आएगी, और लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। तो आपको कमिटेड एंड कंसिस्टेंट बने रहना है। इसके बाद आपको क्या सीखना है? पावर ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका सीखना है, अपना ब्रांड वैल्यू बनाना है, लॉयल्टी बनाना है।
सेल्स को इंक्रीज करना है, रेफरल लोगों से लेना है, जितने लोगों को ज्वाइन कराए उनसे भी लोगों का रेफरल लीजिए, उनसे दोस्ती करिए, अपना रेफरल टू रेफरल करके प्रोडक्ट लॉयल्टी को इंक्रीज करके टेस्टिमनी लेके प्रमोट करके आपको अपना वैल्यू बनाना है, बात करने के तरीके को सीखना है, लोगों की हेल्प करना है, लॉयल कस्टमर का अपना बेस बनाना है एंड रिपीट परचेस का एक डाटाबेस तैयार करके लोगों से रिपीट कराना है। ये चीज करते रहेंगे तो आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। कम्युनिकेशन में कहा जाता है जो आप कहते हो उससे 5 गुना ज्यादा मैटर करता है आप कैसे कहते हो, और उससे 2 गुना ज्यादा मैटर करता है आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। यानी कि कहने से भी ज्यादा आपके पर्सनैलिटी, आपका बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, लोगों से बिहेवियर करने का अंदाज मायने रखता है। तो आपको धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी अपग्रेड करना है। सक्सेसफुल क्लोजिंग टेक्निक क्या है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 5 सेंस ऑफ ऑर्गन बताया था कि अगर आप किसी से बात करें और 5 सेंस ऑफ ऑर्गन को जागृत करें तो 100% आपका सेल्स क्लोजिंग होगा, यानी कि उनको बड़ा पिक्चर दिखाए। तो आपके पास प्लान बुक जो होता है ना, उसमें छोटे छोटे फुट पैच दिखाने से कोई फायदा नहीं है, बड़ा पैर फुट पैच से गंदगी निकलता हुआ दिखना चाहिए, तब लोगों के माइंड में वैल्यू जाती है और वो लेने के लिए उसका विजुअल सेंस कहता है कि हाँ खरीद लो। फिर आप बातों ही बातों में बोलेंगे कि देखिए जितने भी आपने बचपन से लेकर आज तक शरीर में गंदगी जमा किया, कोई ड्रिंक करता है उसका ड्रिंक, जितने भी लीवर में गंदगी है, जहर है, वो आपके पैर से निकालता है जो बहुत ही गंदा स्मेल करता है, और ये इतना जहरीला होता है कि चिड़िया खाए तो वो मर जाए। इस प्रकार से उनका आपने स्मेल एंड टच एंड फीलिंग को जनरेट कर दिया, ठीक है, और आपने एकदम शालीनता से कहा बिना कोई अपशब्द को यूज किए हुए, तो उनका हेयरिंग को भी आपने जागृत कर दिया, उस इंसान को इमीडिएटली फुट पैच खरीदने का मन करेगा। तो आपका प्लान बुक मिनिमम A4 साइज का होना चाहिए अगर आपको सक्सेस बनना है। अब आ जाता है क्वेश्चन, आपने BMW खरीदा, बड़ी कार ही खरीदी, बहुत अच्छा खरीदा, और आपको चलाना नहीं आता, मैंने आपको दे दिया, ये लीजिए आपकी कार आ गई, ये लीजिए चाबी, आप ये इसको चलाइए, तो आप क्या करेंगे? चलाने की कोशिश करेंगे? यस और नो बताइए, क्या करेंगे? आपके पास कार आ गया, चाबी आ गया, चलाना नहीं आता, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? सीखेंगे, एक ऑप्शन है सीखेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है? सोच के बताइए। अर्चना मैडम, कामिनी मैडम, क्या ऑप्शन रहेगा बताइए? एक तो सीखना है, प्रतिभा जी मानते हैं, आपके पास कार है, आप सीखेंगे, लेकिन आज सीखे और आज ही हाँ ड्राइवर रखेंगे, दो तरीका होता है, या तो आप ड्राइवर रखेंगे या सीखेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके लिए सपोर्ट सिस्टम ही आपका ड्राइवर है, सारा काम खुद करने की कोशिश करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है क्या होगा, ये जो दिख रहा है एक्सीडेंट हो जाएगा। ज्यादातर लोग ज्वाइनिंग करते ही अगला दिन प्लान दिखाते हैं और अगला ना कर देता है, 4 लोगों को और दिखाते हैं, 4 लोगों से और गाली मिल जाता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में घुसना सीख नहीं पाते हैं, और वो एक्सीडेंट करके बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो मेरे 1,28,000 डिस्ट्रीब्यूटर बेस कैसे है? नहीं चल रहा है तो सिद्धार्थ सर के अकेले 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर बेस हो चुके हैं, वो कैसे बने हैं? चलता है, उसको चलाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए अपलाइन का हेल्प लेना पड़ता है, आपको ग्राउंड टू अर्थ बनना पड़ेगा, लिस्टिंग मोड में आके सीखना पड़ेगा। तो मैं आपसे फिर वही पूछना चाहता हूँ, प्रोस्पेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या राइट वे है लोगों से बात करने के लिए, कैसे क्लोज करना है, कैसे लोगों से जाके सेल्स करना है, डिस्काउंट देना है कि नहीं, लोगों के माइंड में कैसे चढ़ना है, क्या ये सारा चीज आप सीखना चाहते हैं, मास्टरिंग करना चाहते हैं? चैट में लिखिए यस और नो। क्या आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर है सक्सेसफुल बनने के लिए? चलिए, अर्चना मैडम ने यस बोला है, स्ट्रॉन्ग डिजायर इज देयर। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा काम करना है, 8 PM 9 PM आने की आदत डालनी है। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं आउटसाइड द वेस्टेज, उससे भी सीखने की कोशिश करनी है। टेलीग्राम में मैंने ट्रेनिंग डाला हुआ है 90 डेज का, वो आपको देखना है। जब वो 10 मिनट का वीडियो देखेंगे तो सारा चीज सीख जाएंगे, बाकी स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाते रहेंगे, आप लाइफ में ग्रो करते रहेंगे। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ फिनिश करता हूँ मैं। कुछ लोगों से मैं बातें जरूर करना चाहूंगा, तो उसके लिए आपको हैंड रेस करना पड़ेगा।